ये मूवी स्टार्ट होती है एक कैटी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जिसे तीन भाइयों ने अपने घर के बेसमेंट में कैद करके रखा है। अब कैटी इस कैद से आज़ाद हो पाएगी या नहीं, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। ये मूवी आई स्पीड ऑन योर ग्रेव का सेकंड पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है गाइस, वहां से आप देख सकते हैं। तो कहानी के स्टार्ट में हमें कैटी को दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेशन से एक मॉडल थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसको कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे और वो काफ़ी परेशान थी और अपना गुजारा करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी। इस बारे में वो अपनी एक फ्रेंड को बताती है, जो कि उसे एडवाइस देती है कि देखो कैटी, तुम मजीद स्टाइलिश और अच्छे कपड़े पहनोगी तो तुम्हें ज़रूर चांस मिलेगा। कैटी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा फोटोग्राफर है, जिस पर वो कहती है कि हाँ है तो, मगर वो फोटोग्राफर थोड़े महंगे हैं। ये सुनकर कैटी उदास हो जाती है। कैटी अपनी फ्रेंड को थैंक्स कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वहाँ होटल के नोटिस बोर्ड पर फ्री मॉडलिंग फोटोग्राफर की एड दिखती है और वहाँ का कांटेक्ट नंबर नोट कर लेती है। घर आकर उस फोटोग्राफर से अपॉइंटमेंट भी ले लेती है, लेकिन वो पहले उसकी पोर्टफोलियो मांगते हैं, जो कैटी फौरन से उन्हें सेंड कर देती है, जो देखने के बाद वो उसे नेक्स्ट डे आने का कहते हैं। और अगले दिन ही कैटी उन फोटोग्राफर्स की स्टूडियो पहुंच जाती है, जहां तीन भाई पहले से ही किसी लड़की की पिक्स ले रहे थे, जिनमें से छोटे भाई का नाम जॉर्जी, दूसरे का निक और बड़े का इवान था, और वही कैटी का फोटो शूट भी करने वाला था। इवान कैटी से पूछता है कि तुम अपने साथ कुछ कपड़े तो लेकर आई होगी, जिस पर कैटी कहती है हाँ मैं लेकर आई हूँ। इवान उनमें से एक शॉर्ट ड्रेस चूज करता है और उसे चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए भेज देता है। फोटो शूट के दौरान इवान कैटी को मजीद बोल्ड ड्रेस पहनने को कहता है, और या तो वो अपने कपड़ों को ही उतार दे ताकि उसकी पिक्स और ज्यादा अच्छी आ सकें। कैटी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और गुस्से में वहाँ से सॉरी कहकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैटी जॉगिंग करके घर आती है, तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर सामने जॉर्जी खड़ा था और कैटी को उसकी फोटो शूट वाली यूएसबी देता है और साथ ही अपने भाई की तरफ से कैटी को सॉरी भी करता है, मगर कैटी ज्यादा बात किए बगैर ही उससे यूएसबी लेकर दरवाजा बंद कर देती है। खैर, इसके बाद हम रात में कैटी को देखते हैं, जो कि ब्रश करके सो जाती है। तभी अचानक से उसकी रात में आंख खुलती है तो वहाँ पहले से ही जॉर्जी उसकी पिक्स बना रहा था। वो ये देखकर काफ़ी डर जाती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है, मगर वो ऐसा नहीं करता। तभी कैटी एक इलेक्ट्रिक गन निकालकर जॉर्जी को शूट कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और झटके लेने लगता है। कैटी घर से बाहर भागती है, मगर इससे पहले ही जॉर्जी उसको पकड़ लेता है और दोबारा घर के अंदर ले आता है और कैटी का सर जमीन पर मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है, जिसके बाद उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसके हाथों को बांधते हुए उसके साथ बहुत ही गलत काम भी करता है। उसकी आवाज सुनकर कैटी का नेबर, जो उसको पसंद भी करता था, वो आता है, मगर जॉर्जी उसको भी छुरी से मार मार कर खत्म कर देता है। अब यहाँ जॉर्जी को भी रियलाइज हो गया था कि बात काफी खराब हो चुकी है, इसलिए वो अपने भाई निक और इवान दोनों को ही वहाँ बुला लेता है, जो वहाँ आते ही जॉर्जी को बुरी तरह से डांटने लगता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था कैटी के साथ, इससे वो अरेस्ट भी हो सकते थे। अब सबसे पहले इवान अपने दोनों भाइयों को प्लास्टिक ग्लव पहनने को कहता है, जिसके बाद कैटी के फ्रेंड की लाश को ठिकाने लगाकर कैटी के घर से जॉर्जी के सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिटवा देता है। और तो और, जिस छुरी से जॉर्जी ने कैटी के फ्रेंड को मारा था, उस छुरी को कैटी के हाथ पर रखकर उसकी फिंगरप्रिंट्स भी लगवा लेता है, ताकि उसके मर्डर का इल्जाम कैटी पर आए। और फिर कैटी को जबरदस्ती बेहोशी की दवाई खिलाकर ये तीनों अपने साथ कहीं ले जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता होता कि कैटी कहाँ है। कैटी को जब होश आता है तो वो देखती है कि जॉर्ज का भाई निक उसके साथ बहुत ही गलत काम कर रहा है। तभी जॉर्ज वहाँ आ जाता है और उसको दूर हटाता है। कैटी को प्यास लगी थी और पानी मांगने पर निक उसके ऊपर पी कर देता है। ये देखकर जॉर्जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दोनों भाइयों की लड़ाई होने लगती है। तभी इवान वहां आकर दोनों को ऊपर जाने के लिए कहता है और कैटी को एक चादर से ढककर खुद भी चला जाता है। कुछ ही देर के बाद हम जॉर्जी को देखते हैं, जो कि कैटी के लिए कपड़े और शूज लेकर आया था और उसकी जंजीरों से बने हाथों को खोलकर कपड़े पहनाने की कोशिश करता है, मगर मौका देखते ही कैटी उसके
सर पर बाल्टी से अटैक कर देती है और वहाँ पर मौजूद एक विंडो की मदद से भाग जाती है। अब कैटी भागते भागते रोड पर आ चुकी थी और वहाँ पर सभी से हेल्प मांगती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसी दौरान वहाँ एक पुलिस वाला आता है और साथ में एक डिटेक्टिव भी। वो उसकी हेल्प करता है और अपनी गाड़ी में बैठाते हुए उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, जिस पर कैटी बताती है कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ, मगर वो पुलिस वाला कहता है कि नहीं, तुम अभी बुल्गारिया में हो। मतलब कैटी स्मगल हो चुकी थी न्यूयॉर्क से। खैर, इसके बाद वो डिटेक्टिव कैटी को अपने साथ अपने ऑफिस ले आता है और उसका टेस्ट कराने को कहता है ताकि उन मुजरिमों को सजा दिलवा सके जिसने कैटी के साथ गलत किया है। डिटेक्टिव ने वहाँ एक एना नाम की औरत को भी बुलाया था जो किसी तरह की एनजीओ को चलाती थी। एना वहाँ आते ही डिटेक्टिव से कहती है कि मुझे कैटी से अकेले में बात करनी है, इसलिए डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। एना कैटी से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरी एनजीओ तुम जैसी लड़कियों की ही मदद करती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उस दर्द और तकलीफ को समझ सकती हूँ। ये कहकर वो कैटी को अपने हाथ पर लगे कुछ जख्मों की निशान दिखाती है और बताती है कि मैं भी इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। ये सब सुनने के बाद कैटी एना से कहती है, क्या आप मुझे अमेरिकन एम्बेसी लेकर जाने में मेरी मदद कर सकती हैं? जिस पर एना कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर लो, इसके बाद हम एम्बेसी चलेंगे। कैटी उसकी बात मानते हुए उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। यहाँ पर ये रिवील होता है कि एना इवान और जॉर्जी की स्टेप मदर थी। फिर एना कैटी को अपने साथ अपने घर के बेसमेंट में ले जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये तो वही जगह थी जहाँ से थोड़ी देर पहले अभी कैटी भागी थी। तभी वहाँ इवान आता है और कैटी को एक बार फिर से पकड़कर जंजीरों से बांध देता है। जिसके बाद वहाँ इवान और जॉर्ज के डैड वॉल्को आते हैं, जो कैटी को इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है, जिससे कैटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वॉल्को कैटी की पूरी बॉडी पर बड़ी बेरहमी से इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है और इसके बाद वो कैटी के साथ बहुत ही गलत काम करता है। इसी दौरान हम एना को देखते हैं, जो कि कैटी की चीखने की आवाज़ सुनकर रो रही थी। अब वो ये ड्रामा क्यों कर रही थी, ये हम स्टोरी में आगे जान पाएंगे। इसके बाद इवान आता है और कैटी की हालत हमें दिखाते हैं, जो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था, लेकिन इवान को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और वो उसे मार मार कर अधुआं कर देता है और कहता है कि देखो अपनी शक्ल तो आईने में, अब तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं रही। फिर ये तीनों भाई कैटी के लिए कब्र खोदते हैं। इवान कहता है कि अगर तुम न्यूयॉर्क में फोटोशूट के दौरान हमारी बात मान लेती तो आज ये सब नहीं होता, और कैटी के कपड़े उतार कर ये लोग उसको एक बॉक्स में डालकर जिंदा दफना देते हैं और उस जगह को बिल्कुल पहले की तरह बराबर कर देते हैं। कैटी रो रो कर गॉड से दुआ करती है कि वो इस तरह से मरना नहीं चाहती। अचानक से उसका बॉक्स हिलने लगता है। दरअसल जिस जगह पे इन लोगों ने कैटी को बॉक्स में दफन किया था, वो जगह सेवरेज लाइन की थी और जमीन टूटने की वजह से उसका बॉक्स सेवरेज लाइन में गिर के टूट गया था। कैटी खुश होती है कि कम से कम उसकी जान बच गई। आगे चलते हुए कैटी को एक जगह जमा हुआ पानी दिखता है, जिसको वो पीती है और अपना मुंह धो लेती है। वहीं पर मौजूद पड़े एक कपड़े से खुद को कवर भी कर लेती है। कैटी कई दिनों से भूखी थी, इसलिए वहाँ की चीज़ों में वो कुछ खाने को ढूंढने लगती है, मगर जो भी खाना मिलता है वो सड़ा हुआ था। इसके अलावा उसे एक लाइट मिलता है, जिसको कैटी ने अपने पास रख लिया था। जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसको एक जख्मी परिंदा मिलता है, जिसको वो उसी लाइटर से आग जलाकर पकाकर खा लेती है। इसी दौरान कैटी की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसको खोलने पर पता चलता है कि वो एक चर्च का किचन है। वहीं हमें चर्च के फादर को दिखाते हैं, जिन्हें किसी की आहट महसूस होती है। जब फादर जाकर देखते हैं तो कैटी खाने की चीज़ें चुरा रही थी। तभी फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे खाने का सामान, कुछ कपड़े, टॉर्च और एक होली बाइबल देते हैं। सारी चीज़ों को कैटी बच्चों की तरह उठाकर वहाँ से चली जाती है और सेवरेज लाइन में आकर ब्रेड खाने लगती है।
खाने के दौरान ही उसको सेवरेज लाइन के अंदर ही एक और रास्ता मिलता है जो कि सीधा रोड पर खुलता था। कैटी जब वहाँ से बाहर आती है तो उसके सामने अमेरिकन एम्बेसी थी, लेकिन कैटी इसके बाद वहाँ से चर्च जाती है जहाँ फादर आते हैं और कैटी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ तो बुरा हुआ है और अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर कैटी फादर को मना करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फादर देखते हैं कि जो बाइबल उन्होंने कैटी को दी थी वो वहाँ छोड़ गई है और वहाँ से जाते जाते उस चैप्टर को खुला छोड़ दिया था जिसमें रिवेंज लेने के बारे में लिखा था। मतलब कैटी अब उसके साथ ज्यादती करने वाले को छोड़ने वाली नहीं थी और उनसे गिन गिन के बदला लेने वाली थी। इसके बाद कैटी चुपके से उनके घर वापस आती है और एक ड्रॉ से कुछ पैसे निकाल कर बाहर आ जाती है। रात होने पर कैटी उन लोगों का पीछा करती है ये देखने के लिए कि कौन कौन क्या काम करता है और ये लोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। ये सब करने के बाद कैटी नेक्स्ट डे जॉर्जी को अपने पीछे लगाकर उसी सेवरेज लाइन तक ले आती है और ट्रैप करते हुए उसके गले में फंदा लगाकर बेहोश कर देती है। कुछ देर के बाद जब जॉर्जी को होश आया तो वो एक जगह पर बगैर कपड़ों के बंधा था। फिर कैटी उसकी बॉडी की अलग अलग हिस्सों पर एक नाइफ से कट लगाकर उसमें ग्रीस भर देती है और वहाँ उसको ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़कर चली जाती है। अब बारी थी निक की जो क्लब आकर मजे कर रहा था और साथ ही साथ शराब भी पी रहा था, लेकिन उसकी ड्रिंक में कैटी ने पहले से ही नशे की दवाई मिला दी थी। कुछ देर बाद ही निक को उल्टियाँ होने लगती हैं और उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो वॉशरूम जाता है जहाँ कैटी पहले से ही मौजूद थी। वो उसके मुंह पर खींचकर किक मारती है जिससे निक के मुंह से खून आने लगता है और फिर जिस तरह से उसने कैटी के मुंह पर पी किया था कैटी भी उसका मुंह बहुत ही ज्यादा गंदे टॉयलेट में घुसा देती है जिससे दम घुटने की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। इसके बाद जॉर्ज के फादर वॉल्को को दिखाते हैं जो कैटी के साथ इतना घटिया काम करने के बाद चर्च में प्रे के लिए खड़ा था। तभी कैटी वॉल्को को अपनी शक्ल दिखाकर पीछे लगाती है। वॉल्को तो उसको देखकर शॉक रह जाता है। उसके अकॉर्डिंग तो कैटी को मर जाना चाहिए था क्योंकि उसने अपने बेटों के साथ मिलकर कैटी को जिंदा दफन कर दिया था। ये बात वो एना को बताता है कि उसने अभी यहाँ कैटी को देखा है और कैटी के पीछे जाने लगता है। कैटी भी उसको अपने पीछे लगाकर सेवरेज लाइन तक ले आती है जहाँ पीछे से हमला करते हुए वो वॉल्को को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जॉर्जी के पास जाती है और उसके मुंह में कपड़ा डालकर एक रॉड से बुरी तरह से उसको टॉर्चर करने लगती है। जॉर्जी की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद कैटी दोबारा वॉल्को के पास जाती है। वॉल्को को अब होश आ चुका था और कैटी ने उसे एक बेड पर लेटाकर बांधा हुआ था। कैटी एक रॉड से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाती है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसने कैटी के साथ किया था। इसके बाद कैटी एक शॉक मशीन से 2 वायर निकालकर एक बेड पर और दूसरा वॉल्को के मुंह में घुसाते हुए मशीन ऑन कर देती है जिससे उसे बहुत जोर जोर के झटके लगते हैं और उसका पूरा मुंह ही जल जाता है। इस तरह वॉल्को भी अपने अंजाम तक पहुंच गया था। नेक्स्ट सीन में हमें एना को दिखाया जाता है जो कहीं बाहर से आई थी और घर आकर एना देखती है कि सारी चीजें उलट पुलट हो रखी हैं। तभी उसको बेसमेंट से कुछ आवाज आती है जो देखने जैसे ही एना नीचे आती है वहाँ कैटी आ जाती है और उसको धक्का देकर सेवरेज लाइन में गिरा देती है। इसके बाद एना को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ उसी बॉक्स में देखती है जिसमें उसके बेटों ने कैटी को बंद करके दफन किया था। फिर कैटी एना को उसका बेटा जॉर्जी दिखाती है जो कि अब मर चुका था जिसे देखकर एना जोर जोर से रोने लगती है। फिर कैटी उस बॉक्स के कवर से एना के सर पर इतना मारती है कि उसके सर से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं हम इवान को देखते हैं जो घर आकर हर चीज को बिखरा हुआ देखकर उसको अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो हुआ है, इसलिए वो गन लेकर उसी सेवरेज लाइन में जाता है जहां जॉर्जी को मरा हुआ देखकर इवान अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही कैटी उसको पीछे से आकर सर पर अटैक करके बेहोश कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव को दिखाते हैं जिसको फादर ने कैटी के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए अब वो कैटी की मदद करना चाहता है। इसके बाद फादर डिटेक्टिव को वो जगह दिखाते हैं जहाँ से कैटी पहली बार चर्च के किचन में खाना चुराने आई थी।
उधर इवान को भी होश आ चुका था, जिसके साथ कैटी अब बहुत ही बुरा करने वाली थी। एना भी बॉक्स के अंदर से चीख रही थी, जिसको इवान डांट कर चुप रहने को कहता है। इस पर कैटी कहती है कि अब तुम इस तरह से अपनी माँ से बात करोगे। इवान बताता है कि वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ के मरने के बाद मेरे डैड ने तुम्हारी तरह इसको भी उठाकर घर ले आए थे और कई बार जबरदस्ती करने के नतीजे में जॉर्जी पैदा हुआ। यहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि एना उस वक्त क्यों रो रही थी जब वोल्को कैटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, क्योंकि वो भी इसी तकलीफ से गुजर चुकी थी। ये सुनकर कैटी को मजीद गुस्सा आता है और वो एना के बॉक्स के पास जाकर कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम तो मेरी तकलीफ अच्छे से समझ सकती थी, मगर फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं की। तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, फसाद की जड़ तो तुम ही हो। ये कहकर वो दोबारा बॉक्स को लॉक कर देती है। इसके बाद वो इवान के प्राइवेट पार्ट को एक बोट में लगाकर इतना ज्यादा टाइट कर देती है कि वो जगह ही अलग हो जाता है। इवान तकलीफ से बुरी तरह से तड़प रहा था। उसी वक्त वहाँ डिटेक्टिव भी आ गया था और वो कैटी को हैंड्स अप करने के लिए कहता है। इस बात का फायदा उठाते हुए इवान, जो अभी तक मरा नहीं था, वो कैटी को गर्दन से पकड़ लेता है। डिटेक्टिव इवान से कैटी को छोड़ने के लिए कहता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए डिटेक्टिव इवान के सर पर शूट करके उसको भी वहीं खत्म कर देता है। यहाँ कैटी का बदला पूरा हो चुका था। अपने साथ ज्यादती करने वालों को उसने उनकी जगह पहुंचा दिया था। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि कैटी अमेरिकन एम्बेसी आ गई है, मतलब अब वो दोबारा से न्यूयॉर्क चली जाएगी। ये दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।